कह रहे हैं कि ये जितना कुछ आप लोग जीएस पढ़ रहे हो, जितना ये सब कुछ पढ़ रहे हो, ये सब के सब टीचर के एग्जाम में आपको काम आएगा, नेट के एग्जाम में काम आएगा, ये सब काम आएगा आपको। तो ये सब आपका यूजफुल भी हो जाएगा और भी सारे एग्जाम में काम आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा काम आएगा क्योंकि उसमें जीएस का क्वेश्चन ज्यादा होता है। या आप मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से हो, तो ये सारे के सारे पेपर्स ह्यूमैनिटी का हम लोग जीएस में पढ़ते हैं, साइंस का पेपर, तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री वाला एरिया, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का समय अवधि कब से कब तक है, कोई बताएगा? कब से कब? वेरी गुड, यानी कि 33,000 बीसी से 10,000 बीसी तक के टाइम को हम उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसको मध्य पूरा पाषाण काल से क्यों अलग समझते हैं? कोई ना कोई ऐसा मानव जीवन में, मानव सामाजिक व्यवस्था में, मानव तकनीकी उपयोग में या प्रयोग में कहीं ना कहीं हमको आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला होगा, इसीलिए हम इसको उच्च पूरा पाषाण काल कर रहे हैं। एक और बात, ये उच्च पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में होमो सेपियंस मानव आए थे। होमो सेपियंस कौन मानव है? जो आधुनिक या वर्तमान मानव का सबसे नजदीकी है। इसी से मानव आज का मानव बना है। बाकी मानव का जो इससे पहले का जो पीढ़ी था, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो हेबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो सब के सब दूर के रिश्तेदार थे और ये आपका नियरेस्ट रिश्तेदार है, रिलेटिव है। और होमो सेपियंस का उदय या होमो सेपियंस के रूप में मानव का एग्जिस्टेंस इसी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसीलिए इस समय का मानव सबसे स्मार्ट मानव हो गया। इसीलिए हम इस टाइम पीरियड के मानव को प्रज्ञ मानव कहते हैं, या बुद्धिमान मानव, या इंटेलेक्चुअल मानव। किस टाइम पीरियड का? उच्च पूरा पाषाण काल का। अब इस समय का मानव जो औजार प्रयोग करता है, वो औजार भी स्मार्ट औजार हो गया है। अब एक ही औजार से वो कई कामों को कर लेता है। इसीलिए इस समय के औजार, एक ही औजार बहुप्रयोगी होने लगे। मल्टीपर्पस वेपन या इक्विपमेंट्स हो गया। समझ में आया? दूसरा चीज, इस समय औजार बनाने में एक और चीज महत्वपूर्ण चेंज आया। वो आया कि न सिर्फ पत्थर का, स्टोन का औजार बना, बल्कि बोन या हड्डी का भी औजार बनाया जाने लगा। उच्च पूरा पाषाण काल की दूसरी अनोखी विशेषता कि एक तो बहुउपयोगी औजार हो गया, दूसरा औजार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था, स्टोन, पहले सिर्फ और सिर्फ स्टोन का होता था। जैसे हमने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर के औजार बनते थे? क्वार्टरजाइट के। उसके बाद जेस्पर, चर्ट, कैल्सिडोनी, इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ पे वो सारे पत्थर भी प्रयोग किए गए, लेकिन साथ में हड्डी का भी औजार बनने लगा। तो स्वाभाविक है कि मान लो मानव अब कहीं पे ऐसे जगह पे है जहां पे उसको औजार नहीं है, उसके पास वो रॉ मटेरियल नहीं है, पत्थर नहीं है, तो उसको हड्डी मिल गया, हाथी का हड्डी या कोई ऐसे जानवर का हड्डी जिससे उसको औजार बनाना है, तो उसी से बना लेता था। इतना स्मार्ट हो गया अब मानव, होमोसेपियंस मानव, जिसको प्रज्ञ मानव या इंटेलेक्चुअल मैन भी कर सकते हैं आप, या ह्यूमन कर सकते हैं, या लिविंग वर्ल्ड कर सकते हैं। समझ में आया? अब इस समय का जो औजार है वो थोड़ा सा दूसरे तरह का औजार हो गया। किस तरह का औजार? ये सब लिखते चल रहा है, ये सब के सब पॉइंट है आपके लिए। क्यों हम मध्य पूरा पाषाण काल से इसको अलग समझते हैं उच्च पूरा पाषाण काल का?
काल को, इसके क्या विशेषता थी, ये बात हम लोग कर रहे हैं। अब इस समय जो औजार यूज किए गए वो मुख्यतः ब्यूरिन या तक्षणी जिसको कहा जाता था वो प्रयोग किया गया। ब्यूरिन या तक्षणी। ब्यूरिन या तक्षणी, ब्यूरिन और तक्षणी। ब्यूरिन का मतलब होता है तक्षणी और दूसरा था फलक ब्यूरिन। ये दो मुख्य औजार हो गए इस समय का। ब्यूरिन क्या था, फलक क्या होता है? फलक का मतलब है यहाँ पे ब्लेड। ब्लेड का मतलब यह है कि मान लो कोई पेबल्स है बटिकास में, उसको तोड़ करके हमने एक जैसे देखे होंगे आप लोग, ब्लेड तो आप लोग हर दिन डे टू डे लाइफ में देखते हैं, या आप देखे होंगे कि पुट्टी करने वाला जो होता है उसके पास एक चौड़ा सा इस तरह का शेप का एक ब्लेड होता है, उसी को पकड़ के ऐसे ऐसे वो कर देता है। देखे होंगे आप लोग, देखे हैं आप लोग? हाँ, तो वो चौड़ा सा पत्ती टाइप का होता है। उसका शेप कुछ किताब की आकार, किताब की तरह होता है, जितना लंबा उतना ही चौड़ा, वर्गाकार स्क्वायर शेप में होता है। तो ये मुख्य औजार हो गया फलक, यानी पत्थर को तोड़ करके अब इसके कई काम किए जाने लगे। ये खंडक का, चॉपर का भी काम, चॉपिंग का भी काम, दोनों तरह में यूज किया जाने लगा। हैंडेक्स के रूप में भी काम किया जाने लगा, जिसको दांत की तरह ऐसे डिजाइन करके, तो एक ही औजार से 3-4 काम किए जाने लगे। अब इससे भी ज्यादा डेवलप आ गया ब्यूरिन, तक्षणी। तक्षणी क्या था या ब्यूरिन क्या था? तो ये दरअसल एक तरह का औजार था। वो औजार जैसे आज हम लोग पेचकस देखते हैं, पेचकस देखे होंगे आप लोग, तो पेचकस कुछ इस शेप में होता है, ऐसे। तो ऊपर का भाग चौड़ा और उससे ज्यादा जो नीचे का भाग है लंबा। तो ये दो मुख्य औजार हो गए उच्च पूरा पाषाण काल के। ये हो गया ब्यूरिन या तक्षणी, जो पेचकस की तरह, आधुनिक पेचकस की तरह दिखता है, और दूसरा ये हो गया ब्लेड की तरह। और यही दोनों औजार अब उच्च पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार हो गए। और ये दो औजार अगर किसी कबीला के पास, किसी होमोसेपियंस के पास है, तो कहीं भी सरवाइव कर सकता था। उसके लिए अब उसको किसी हथियारों का जखीरा लेकर के या औजारों का जखीरा लेकर के घूमने की जरूरत नहीं। अब वो इतना स्मार्ट हो गया। जैसे आप कल्पना करो, जब बंदूक का आविष्कार हुआ, जब सैमुअल कोल्ट ने जब रिवॉल्वर का आविष्कार नहीं किया था, तो उससे पहले बड़े बड़े बंदूक हुआ करते थे। उस बंदूक को भरने के लिए उसमें बारूद ऐसे खोल करके उसमें डाला जाता था, फिर रॉड से उसको टाइट किया जाता था, फिर उसके अंदर चूर्ण डाला जाता था, तब फायर किया जाता था। अब टेक्नोलॉजी कैसा आ गया है, एक छोटा सा हथियार है, उसमें मल्टी बुलेट्स डाल दिए जाते हैं और एक बार में कई शॉट हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, या चेंज हुआ, या अपग्रेडेशन हुआ। तो यहां पर भी औजार, दो औजार से सारे काम, कटाई, खुदाई, चिराई, खुरचने का काम, सब काम। मानव इतना स्मार्ट हो गया, इसीलिए इसको ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है, या फलक तक्षणी संस्कृति भी कहा जाता है। किस टाइम पीरियड को? उच्च पूरा का पाषाण काल को। इसीलिए इसको ब्लेड ब्यूरिन या फलक तक्षणी संस्कृति कहा जाता है। ये सब लिखते चलना है, ठीक है। दूसरी बात, इस तरह का जो तक्षणी यूज किया जाता था वो आज के चाकू की तरह दिखता था, इसीलिए इसको नाइफ कल्चर भी कहा जाता है, या चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। नाइफ कल्चर या चाकू संस्कृति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाइफ कल्चर या चाकू संस्कृति किस पैलियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है, उसकी क्या विशेषता थी? तो ये जो पेचकस की तरह जो ब्यूरिन था, उसी को चाकू की तरह, जब आज उसको देखेंगे तो चाकू की तरह दिखेगा। टापस
आ रहे हो जा रहे हो, क्या बात है बच्चा? अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जिसको हमको जान लेना था। किसके बारे में? उच्च पूरा पाषाण काल में। यानी कि इस काल में जो औजार हैं वो छोटे और छोटे हो गए और बहुप्रयोगी हो गए, मल्टीपर्पस हो गए। दूसरा, औजारों को बनाने के लिए पत्थर के अलावा हड्डी का भी प्रयोग किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मछली मारना है तो आज हम बंसी फेंक करके मारते हैं मछली। उस समय बंसी फेंक करके मछली नहीं मारा जाता था। उसके लिए हड्डी का एक ऐसा नुकीला तीर की तरह बना दिया जाता था और उसको लकड़ी के भाले में पुट कर दिया जाता था, और जहां मछली दिखा तो मछली मारने का औजार, यानी कि अब मछली का भी मानव शिकार करने लगा। पहले मछली का नहीं करता था क्योंकि उसके पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं था। अब आ गया तब वो मछली का भी शिकार करने लगा, हड्डी से वो बनाता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसका भारत में किन किन क्षेत्रों में विस्तार हुआ है या कहां कहां पे इसका एविडेंस मिला है। एक और बात याद रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार स्त्री देवी या मातृ देवी का भी अस्तित्व मिलता है। यानी कि अब ये लोग पूजा पाठ भी शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे कि एक जगह है, हम लोग आगे बात करेंगे, उसी जगह पर हड्डी का बना हुआ एक आकृति मिला है जो मातृ देवी का प्रतीक है। ये बात भी याद रखिएगा। वो जगह हम आगे बात करेंगे उसी पॉइंट पे, जब हम लोग उस जगह पे आएंगे तब ज्यादा आपको याद रहेगा। तो ये बुनियादी बातें हैं। फलक ब्लेड संस्कृति या ब्यूरन फलक कल्चर या चाकू या नाइफ कल्चर, ये सारे नाम हैं इसके। और इस समय मानव होमोसेपियंस हो गया, इस समय का मानव इंटेलेक्चुअल हो गया, स्मार्ट हो गया। अब भारत में इसका विस्तार देखते हैं कि कहां कहां पे है। हाँ, बोलो। हड्डी का, बोन का। फिर इसी चीज को हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा। पत्थर का, चकमक, मिट्टी का, सेल खड़ी का बना हुआ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि बौद्ध 600 BC से, जब से बौद्ध धर्म आया है। बौद्ध धर्म से नहीं शुरू हुआ है। मातृ देवी या मूर्ति पूजा की शुरुआत जब मानव होमोसेपियंस था तब से कर रहा है। एविडेंस है इसका, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। उसी समय से पूजा करने लगा। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं टीवी डिबेट में, या जो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल होते हैं, या जिसको हम कहते हैं बौद्धिक पिशाच, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो टीवी डिबेट में या कहीं भी मूर्ति पूजा का बड़ी विरोध करते हैं कि ये आडंबर है, दिखावा है, शो है। मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं? क्या इसको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? तो ये धर्म के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अपना अपना धर्म अलग अलग तरीके से बताता है। कि कोई कहता है कि बुद्ध पूजा नहीं करना चाहिए, जैसे इस्लाम कहता है कि बुद्ध पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरे बाकी सारे रिलीजन मूर्ति पूजा करता है, इस्लाम को छोड़ करके। जितना भी यहाँ पे रिलीजन है, चाहे ईसाई हो, जरथुस्ट हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब बुद्ध पूजा करता है। लेकिन इस्लाम भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन उस चीज को बुद्ध पूजा के कैटेगरी में नहीं रखता है। जैसे कि पीर का दरगाह और मजार में जो होता है, वो भी तो बुद्ध पूजा ही है, बना दिया जाता है और उसको पूजा की जाती है। बुद्ध पूजा करने का मकसद ये है कि दरअसल हम सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से किसी शक्ति को, किसी पावर को या किसी एनर्जी को अपने सामने महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट है, आपसे दूर है,
तो आप क्या करते हैं, उसकी तस्वीर अपने पास रखते हैं, उसके घर में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, ताकि आपको जब मन करे उसको देख सकें और उससे इंटरैक्ट हो सके। बुद्ध पूजा भी इसीलिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक या स्पिरिचुअल नजरिया अलग है। घर में मूर्ति रख करके पूजना और मंदिर का मूर्ति, दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है। तो ये धार्मिक चीज है, उधर हमको नहीं जाना है, लेकिन ये समझिए दोनों में बुनियादी अंतर है। और इसका बुराई इसलिए किया गया कि एक समय में लोग इसी के इर्द गिर्द सिमट करके रह गए और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, इसलिए बुराई शुरू किया गया। अदरवाइज कोई भी देखो, सबसे साइंटिफिक या सबसे स्मार्ट रिलीजन कौन है, जो जिसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा डेवलप है? ईसाई। सबसे डेवलप कम्युनिटी अभी के समय का वही है। पहले सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति विश्व का सबसे डेवलप कम्युनिटी था। विश्व के जितने भी इनोवेशन हुआ करते थे, एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, इसी भारत की भूमि पर हुआ करता था। लेकिन ये पिछड़ गया। 800 सालों का जब कंट्रोल दूसरे पावर का कंट्रोल हुआ तो ये पिछड़ गया। नहीं तो ये विश्व को हमेशा लीड करता था। हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, जब हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट और चेंज पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंज पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। आप कल्पना करो, 1956 में नासा बना है, उससे पहले से हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है हजारों सालों से। किस आधार पर बनता है? प्लेनेटरी मूवमेंट पे वो गणना किया जाता है कि कब कुंभ का मेला लगेगा। और नासा इस चीज को अभी अध्ययन करके समझ पाया कि ये क्यों लगता है 12 वर्ष में कुंभ का मेला। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि हमारा साइंटिफिक अप्रोच था, आज भी है। आप जितने भी वनस्पति का पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? नदी का पूजा, तालाब का पूजा, चींटी का पूजा, सांप का पूजा, चूहा का पूजा, सब तरह का पूजा करते हैं। इस धरती पे कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको हिंदू या सनातन संस्कृति के लोग पूजा नहीं करते। क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि इकोलॉजी बना रहे, सस्टेनेबल सिस्टम बना रहे, इसीलिए किया जाता है, ताकि सबका इस धरती पे सबका अपना महत्व है और जो महत्वपूर्ण है वो पूजनीय है। उसी में हमको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, क्योंकि वो भी ईश्वर का ही कृति है, इसीलिए उसको भी पूजा जाता है। अब सवाल यह है कि बुद्ध पूजा या मूर्ति पूजा यहां से शुरू हो गया। उच्च पूरा पाषाण काल के लोग ये करने लगे। तो उच्च पूरा पाषाण काल के लोग भारत में कहां कहां मिले, ये भी हमारे लिए अब सवाल है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के भारत के प्रमुख स्थल या मेजर साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज। भारत में जो सबसे पहले उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल खोजे गए, वो खोजा गया बेलन घाटी में। बेलन वैली। बेलन दरअसल एक नदी है, टोन्स की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर। आप लोग वेब सीरीज देखे होंगे, मिर्जापुर देखे हैं? उसी मिर्जापुर में है। हाँ, उसी मिर्जापुर में है टोन्स नदी, उसी का सहायक नदी है बेलन। ये बेलन घाटी में सबसे पहले उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल खोजे गए। सबसे पहला साइट यहीं पे मिला, अपर पैलियोलिथिक रीजन का साइट मिला है। यहीं पर एक साइट है, यहाँ पे कई साइट्स है, जैसे कि एक साइट है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला ये साइट बहुत पॉपुलर साइट है, बहुत फेमस साइट है लोहंदा नाला। इसी लोहंदा नाला पे हड्डी का मातृ देवी का मूर्ति मिला है, जो बेलन घाटी में है। लोहंदा नाला से एक स्त्री की मूर्ति है, एक फीमेल स्कल्पचर है। उसी स्कल्पचर में हम लोग उसको मातृ देवी मान लेते हैं, जो बेलन घाटी या बेलन वैली में मिला है। कहां पे है? मिर्जापुर में।
मुख्य नदी है टोन्स। टोन्स ये मेन नदी है, मेन रिवर है टोन्स नदी। सहायक नदी बेलन है, बेलन रिवर है, एक रिवर है, छोटी सी नदी है बेलन। हाँ, जैसे जमशेदपुर में देखिएगा तो मेन जो नदी है स्वर्णरेखा है, और उसकी सहायक नदी है खरकई, और उसी के संगम पर है जमशेदपुर का दोमुहानी या आदिपुर का क्षेत्र। ठीक है। तो दरअसल नदी में दो सिस्टम काम करता है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये जो मेन धारा होता है, जो अपने उद्गम स्थल से निकलता है, जिसको मुख कहा जाता है, वो मेन धारा, और ये मुहाना कहलाता है। ये मुख है, जैसे कि गंगा कहां से निकलती है? गोमुख से, और यहां पे मुहाना है। ये कहां पे है? तो ये है गंगा सागर। गंगा दो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है, एक कलकत्ता में है। तो ये जो गंगा सागर है, तो यहीं पे यही मुहाना पे डेल्टा बनता है, डेल्टा। हाँ, ये सारा बंगाल का सुंदरबन डेल्टा भी गंगा का ही डेल्टा। वेरी गुड। ये डेल्टा बनता है। अब ये जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी में कई सारी नदियां आ करके छोटी बड़ी इसमें मिल जाती है। ये एक पैटर्न बनाती है, अलग अलग पैटर्न। हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी का विषय। तो इधर से ऐसे आकर के नदी है। तो ये जो नदी आकर के मिली, इसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है सहायकी। और जब मुख्य नदी से कोई चैनल फूट करके निकलता है, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। वितरिका। अब हमको ये बताइए आप कि ये बेलन डिस्ट्रीब्यूटरी है कि ट्रिब्यूटरी है? बेलन रिवर जो है, ये बेलन नदी है। नेहा ट्रिब्यूटरी है। वेरी गुड। ये ट्रिब्यूटरी है और आकर के टोन्स में मिल जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी हो गई? टोन्स। ठीक है। वेरी गुड। तो बेलन घाटी के लोहंदा नाला में ही क्या मिला है? हड्डी का मातृदेवी। कब का है? उच्चपुरा पाषाण काल का। वेरी गुड। तो ये प्रमुख बातें हमको याद रखना है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात है इस टाइम पीरियड का, अनोखा है। भारत में इसी बेलन घाटी में शुतुरमुर्ग का अंडा भी मिला था। शुतुरमुर्ग आप लोग देखे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि शुतुरमुर्ग सिर्फ यूरोप में ही पाया जाता है, यहां पर भी शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। अब आपके मन में आता होगा कि ऐसा कैसे हो गया, भारत में शुतुरमुर्ग कहां से आ गया? ये इसका जवाब आपको ज्योग्राफी देगा, और इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। तो यहीं पर एक जगह है बेलन घाटी में, बांदा, यहीं पे शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस अंडे के ऊपर पेंटिंग किया गया है, चित्रकारी किया गया है। अब कल्पना ये करना है या सोचना ये है कि उस समय का किया गया पेंटिंग कब की बात है? 30,000, लगभग 30,000। हाँ, और आज से अगर हम लोग जोड़े तो लगभग 32,000 साल पहले, 32,000 साल पहले कोई चीज पेंट किया गया है, वो भी अंडे के ऊपर, और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो है ना, हाइपर टेक्नोलॉजी, उच्च तकनीक का आपको एविडेंस मिल गया। इसका मजा लेना है तो आपको टेक्नोलॉजी, अगर एंशियंट टेक्नोलॉजी देखना है तो आप चले जाइए महरौली, दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ देख लीजिए,
और भी कई सारे थे जो यहाँ से चोरी करके लेकर के यूरोप और अरब चला गया। नहीं तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी था, एक से एक टेक्नोलॉजी था। जो मेहरौली में लौह स्तंभ है, जिसको अशोक स्तंभ कहा जाता है, अशोक के समय का बना हुआ, आज तक से सोच लो, आजकल के लोहा को अगर हम लोग 2 महीना वर्षा और धूप में रख दें तो उसमें रस्ट पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो आज तक से एज इट इज बना हुआ है, जस का तस बना हुआ है। सोचो कितना हाई टेक्नोलॉजी होगा। तो दूसरा आश्चर्यजनक चीज जो हमको इस क्षेत्र में मिलता है, वो मिलता है शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी। अब सवाल ये उठता है कि चित्रकारी क्या इस समय शुरू हो गया था? तो चित्रकारी मध्य पूरा पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। कल हम लोग बात किए थे, मध्य पूरा पाषाण काल से पेंटिंग शुरू हो गया था। और यहाँ पे पेंटिंग अब पत्थर से हट करके, अब इनको सफेद रंग का बड़ा सा शुतुरमुर्ग का अंडा दिख गया, उसी पे इन्होंने पेंटिंग कर दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ठीक है। चौपानी मांडो, यहां पे एक और साइट है चौपानी मांडो, बेलन घाटी में। लोहंदा नाला के बाद एक और साइट है चौपानी मांडो, जो कि उच्च पूरा पाषाण काल का स्थल है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो एक ऐसा स्थल है बेलन घाटी का, उच्च पूरा पाषाण काल का, जहां पे पशुपालन करने का, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करने का साक्ष्य मिलने लगता है। यहां पे हमको भेड़, बकरी, इसका हड्डी मिलता है। और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि उच्च पूरा पाषाण काल के लोग अब पशुपालन करने लगे थे। याद रखिए, पशु, मानव ने सबसे पहले जिसको पालतू बनाया वो कौन था? कुत्ता। उसके बाद इन लोगों का नंबर आया, एविडेंस। और भारत में इसका साक्ष्य यहां से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल में ही बेलन घाटी में फलक बनाने का या औजार बनाने का इंडस्ट्री था। इस क्षेत्र में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि बेलन घाटी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहां पे जो मानव रहा है वो हमेशा रहता रहा है, छोड़ करके नहीं भागा है। इसी जैसे भीमबेटका में भी मानव के अस्तित्व का निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल तक का साक्ष्य मिलता है। उसी तरह से बेलन घाटी में भी मिलता है। यानी ये कुछ ऐसे कोर रीजन थे, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का, मेसोलिथिक का और नियोलिथिक का, जहां पे मानव हमेशा रहा, उसको छोड़ करके कभी नहीं गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ का, इस क्षेत्र का क्लाइमेट, इन्वायरमेंट हमेशा मानव के फेवर में रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ का इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा मानव के फेवर में रहा होगा। क्योंकि इकोसिस्टम फेवरेबल में है तो इसका मतलब यह है कि फूड वेब काम कर रहा है, खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, एक दूसरे की जरूरत को पूरी की जा रही है। तो इसीलिए ये बेलन घाटी में हमको ये तीनों चरण का साक्ष्य मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, अब आइए हम लोग देखते हैं, यहां पर एक और बात बता रहे थे कि यहाँ पे फलक इंडस्ट्री मिलता है, फलक उद्योग, फलक उद्योग मिलता है। तो आप याद रखिए, ये जो बेलन घाटी का क्षेत्र है, इसमें मध्य पूरा पाषाण का सबसे ज्यादा साइट भी मिलता है यहीं पर। अब सबसे ज्यादा साइट है तो इसका मतलब ये है कि ये उद्योग क्यों बना होगा, क्योंकि वो सारे जगहों को औजार की पूर्ति यहां से की जाती होगी।
इसीलिए तो इंडस्ट्री बना है। इंडस्ट्री कहां पे बनता है? जहां पे मार्केट हो। उद्योग कहां पे स्थापित होता है? जहां उसको बाजार मिले। उद्योग स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? तो उद्योग, कहीं भी उद्योग की स्थापना के लिए चाहिए सबसे पहला बाजार, जो बाजार के नजदीक हो, कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिले, परिवहन का साधन हो, श्रम आसानी से मिल जाए, लेबर, यही सब चीज चाहिए ना। ये अगर चीज कहीं पे मिल जाता है तो वहां पे इंडस्ट्री स्टेबल कर दिया जाता है। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो वहां पे उद्योग नहीं लगेगा। ये ज्योग्राफी का विषय हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कहीं भी उद्योग की स्थापना कैसे की जाती है। अब मान लो स्टील या आयरन और यहाँ पे झारखंड में मिल रहा है और हम इंडस्ट्री लगाएंगे बिहार में, यूपी में, तो वो फायदेमंद होगा। पता चलेगा यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने में ही इतना खर्च हो गया कि आफ्टर प्रोडक्शन उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। अब भारत में कुछ महत्वपूर्ण और स्थल, सबसे पहला स्थल था बेलन घाटी, उच्चपुरा पाषाण काल का। ये फोकस सेंटर था या आकर्षण का केंद्र था। अब यहां से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसके कई प्रमुख स्थल रहे हैं। कौन कौन सा, अब उसकी बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछते चलेगा। किसी को डाउट नहीं है? नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो प्रमुख साइट मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो मिला है अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान है, इधर भारत है, भारत का पंजाब प्रांत, इधर कश्मीर, इधर राजस्थान, इधर गुजरात। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने स्टेट से पाकिस्तान का बाउंड्री लगता है। ये पाकिस्तान है, इसके ठीक ऊपर में ऐसे है अफगानिस्तान। तो उच्चपुरा पाषाण काल का स्थल अफगानिस्तान में भी एक गुफा है, संघाव गुफा, संघाव केव, यहां पर भी मिला है। यहां पे एक अनोखा चीज मिला है, यहां पे चूल्हा मिला है, चूल्हा। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कुछ जंतुओं को, पशुओं को दफन किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यहां भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं मिला, इधर क्यों मिला है? आपके मन में यह जिज्ञासा उठना चाहिए या नहीं है, उठ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्यों यहां पे मिला, उधर क्यों नहीं मिला? भारत के क्या अन्य क्षेत्रों में? अफगानिस्तान में क्यों मिला? पशु को दफनाया क्यों गया? संघाव गुफा, संघाव केव, SANGHAO, संघाव केव, संघाव गुफा, इसी में मिला है। तो सिंपल सा मतलब, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यूरोप में जो उच्चपुरा पाषाण काल के लोग थे, उनके साथ इनका संबंध था। अब अगर इनके साथ संबंध है तो कहीं ना कहीं इनका संबंध है। इससे ये पता चलता है कि इस धरती के जितने भी मानव जिस भी जगह पर हो, वो सब के सब एक ही मानव है, अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में माइग्रेट हुए हैं। कहां से मानव की उत्पत्ति शुरू हुई है हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हमको कहां से मिलता है? जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं भले उनको ना पता हो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति कहां से मिलता है? अफ्रीका से। वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई है। याद आया ना? तो ये ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वो थ्योरी इस चीज को प्रूफ करता है कि सही है, मानव पहले अफ्रीका से ही शुरू हुआ, यानी कि सब के सब मानव पहले जंगल में ही अफ्रीका के अमेज़न क्षेत्र के ही में थे। उसी क्षेत्र से निकल करके कहा जाता है कि अमेज़न जो है मानव की उत्पत्ति का भूमि है, वहीं से मानव पैदा हुआ, निकला, और वहां से माइग्रेट हो करके दुनिया के हर क्षेत्र में चलता चला गया। मान लो कैसे गया, मान लो कि हम हैं शिकार के तलाश में निकले, यहां से 20 किलोमीटर चलेगा, हमको कोई शिकार नहीं मिला, या मिला भी तो हम उसका शिकार नहीं कर पाए। अब मिला जहां पे, हम उसको मारे और मार करके वहां पे रुक गए, अब वापस नहीं आए, क्योंकि हमारा तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है, न तो घर है न तो द्वार है। जो है सब साथ में मिल करके, परिवार के जितने भी लोग हैं सब साथ में मिल करके शिकार कर रहे हैं, वहीं पे कच्चे पके कच्चे खा रहे हैं, फिर आगे तलाश में निकल गए। तो ऐसे ऐसे करके मानव पूरे इस धरती पे बिखरता चला गया है, सब एक ही। समझ में आ गया? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है। जैसे मधुमक्खी के छत्ता से एक मधुमक्खी निकलती है और चारों दिशा में फिर बाकी सारे मधुमक्खी फैल जाते हैं, उसी तरह से मानव भी फैला शिकार के तलाश में, क्योंकि अस्थाई या परमानेंट लाइफ इनका नहीं था। समझ में आया? तो यहाँ पे जो मिलता है, इसका मतलब ये साक्ष्य है, संघाव गुफा में जो एविडेंस मिलता है मानव का, ये मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियन, जो उस समय यूरोप में न्यू पाषाण काल आ गया था, आने वाला था। जैसे भारत में न्यू पाषाण काल या नव पाषाण काल बहुत लेट में शुरू हुआ, यूरोप में पहले शुरू हो गया था। वहां के लोग पत्थर के औजार का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग ज्यादा करने लगे थे, भारत में लेट से। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में जो उच्च पूरा पाषाण काल के संकेत मिले हैं, जो चूल्हा का साक्ष्य मिला है, यूरोप के लोगों से प्रभावित था या उससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए वहां पे मिलता है। क्लियर है? अब दक्षिण में देखते हैं कि कौन सा प्रमुख केंद्र है। मध्य प्रदेश में लिख लो, मध्य प्रदेश में भीमबेटका इसका प्रमुख स्थल है। तो अफगानिस्तान में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, हाँ, जो भारतीय उपमहाद्वीप में है तो भारत के लिए है वो भारतीय उपमहाद्वीप, हाँ हाँ कर दिए थे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे दो तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में, ये दो टर्म यूज किया जाता है। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप टर्म यूज किया जा रहा है, यानी इंडियन कॉन्टिनेंट, तो इंडियन कॉन्टिनेंट इक्वल टू, या भारतीय उपमहाद्वीप इक्वल टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, हाँ ये सारे के सारे, जिसको आप दक्षिण कहते हैं अभी, साथी कंट्री नहीं, साथी कंट्री मत कहो, सारे के सारे जो साउथ ईस्ट एशिया है वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। इसी को कहा जाता था जम्बू द्वीप। आज भी जब पंडित जी से पूजा कराएंगे तो जम्बू द्वीप शब्द का यूज करेंगे, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, ये टर्म यूज करते हैं। तो ये जम्बू द्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। इसमें ये सब के सब क्षेत्र शामिल है, श्रीलंका, इधर आ जाओ इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस, ये सब के सब। पहले ऑस्ट्रेलिया भी भारत से जुड़ा हुआ था, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी पहले भारत का हिस्सा था। जब ये टूट करके एकदम अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में होता क्या है कि दो प्लेट टूट करके जब अलग हो जाता है तो ये सेपरेट हो गया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, पहले न्यूजीलैंड भी इसी से जुड़ा हुआ था, अलग हो गया। अब ये वीरान था, पहले भारत का क्षेत्र था, ये डेजर्ट मरुस्थलीय क्षेत्र था। तो ब्रिटिशर्स जब किसी को सजा देते थे तो उसको ला करके इसी डेजर्ट में छोड़ दिया करते थे। जैसे भारतीयों को सजा देते थे तो अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा देते थे, ला करके यहीं पर
जेल था, उसी जेल में डाल दिया जाता था, जिसको काला पानी की सजा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के वाटर थोड़ा सा ब्लैक है, काला है। तो ये सब के सब, तो ये भारतीय, अफगानिस्तान का जो संघाव गुफा में एविडेंस मिला है वो भारतीय उपमहाद्वीप का है। ठीक है, ये सब चीज ज्योग्राफी का चीज है, ये ज्योग्राफी में भी आएगा, लेकिन टर्म इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ह्यूमैनिटी का पेपर पढ़ते हो तो हर एक पेपर कहीं ना कहीं आपको रूबरू कराता है। हाँ, सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, आपको महसूस करा देगा कि नहीं भैया हम अलग नहीं है। अब हम इतिहास में भी तो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने लगेंगे अर्थशास्त्र, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहीं से अर्थशास्त्र शुरू हो जाता है। और भारत में अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? चाणक्य को या कौटिल्य को। और फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसको कहा जाता है? चाणक्य को। एक लड़की थी, एनएसयू में हम इंटरव्यू ले रहे थे, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी यहीं पर है, तो उसमें इंटरव्यू ले रहे थे, तो लड़की पीएचडी करके आई थी जेएनयू से, पॉलिटिकल साइंस से। उससे हम पहला सवाल यही पूछे, तो वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, पता नहीं वो क्या, तो वो अलग अलग तर्क देने लगी कवर करने के लिए। तो कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको बेसिक चीज नहीं पता होता, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पता तो तुरंत हो जाएगा। आजकल कोई नॉलेज, आजकल नॉलेज डेमोक्रेसी का जमाना है, आजकल नॉलेज डेमोक्रेसी का जमाना है। ज्ञान हर एक किसी के पास है, हर किसी का अधिकार है और हर किसी को आसानी से मिल जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में डिडवाना, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बाघोर, ये दो महत्वपूर्ण स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। महाराष्ट्र में अगर चले जाइए, महाराष्ट्र कहाँ होगा इस मैप में? महाराष्ट्र को अगर हमको लोकेट करना होगा तो कहां पे लोकेट करेंगे, पॉइंट करेंगे? कहां पे? अच्छा ये बताओ, शुतुरमुर्ग के अंडे का चित्रकारी हम बताए ना अभी, उसके बारे में अभी हम बताए थे ना आप लोगों को। अच्छा, उसका जगह क्या बताए थे हम? नहीं, बेलन घाटी नहीं, हाँ नहीं, बेलन घाटी नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे का बताए थे। ठीक है, तो वहां पे जो मिला है बांदा, यूपी में बांदा है, वहां पे जो शुतुरमुर्ग का बांदा, BANDA, बांदा, जैसे ये एक टर्म होता है बंदा नहीं बांदा। कभी कभी आप लोग गोड्डा शब्द सुन करके कंफ्यूज होंगे कि एक गोड्डा है आपका झारखंड में, एक गोंडा है आपका उत्तर प्रदेश में, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। गोड्डा है झारखंड में, जो संथाल परगना का क्षेत्र में पड़ता है, और दूसरा है गोंडा, बहराइच, यह है यूपी में। तो जो शुतुरमुर्ग का कॉन्सेप्ट था, शुतुरमुर्ग का छिलका या अंडा मिला था बांदा में, लेकिन जो पेंटिंग किया हुआ मिला था वो महाराष्ट्र में मिला था। हम वहां पे बताना, वहीं पे शायद हम थोड़ा सा भावावेश में आकर के आपको बता दिए थे, लेकिन पेंटिंग किया हुआ जो चित्रकारी किया हुआ जो शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है वो महाराष्ट्र में एक जगह है पाटेन, पटना नहीं पाटेन, यहीं पे। महाराष्ट्र के दो प्रमुख महत्वपूर्ण साइट है, एक तो है पाटेन और दूसरा है इनाम गांव। ये उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल है।
इनाम गांव। तो पाटेन में हमको मिला हुआ था पेंटेड एग्स ऑफ शुतुरमुर्ग। पाटेन में शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी मिला था। पाटेन है महाराष्ट्र का एक साइट, और यहीं पर है एक और साइट इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव, INAMGANV, इनाम गांव। ये दो प्रमुख साइट है महाराष्ट्र का ऊंचपुरा पाषाण काल का। बांदा में शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था, लेकिन उसमें चित्रकारी नहीं था। पेंटेड मिला यहां पर पाटेन में। तो ये पाटेन वाला भी याद रखिएगा और बांदा वाला भी याद रखिएगा, दोनों याद है। इनाम गांव में यहां पे मिला है औजार बनाने का फैक्ट्री। इनाम गांव में दो जगह एक नॉन प्रिंटेड था या प्लेन था, और एक महाराष्ट्र के लोग थोड़ा ज्यादा स्मार्ट थे, ये शुरू बॉलीवुड के लोग थे भाई, तो चित्रकारी करने लगे लोग। बॉलीवुड के लोग हैं ना भाई, तो ये लोग कोई भी चीज परोसना जानते हैं, कैसे परोसना है, तो इन्होंने परोस दिया। अभी भी परोस ही रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं। जूस नहीं पिएंगे, पैसा बचा करके सिनेमा जरूर देखने जाएंगे। नहीं, और हम लोगों का भी कितने पिछड़े हैं एक तरह से, समझ लो कि किसी इंटेलेक्चुअल का, किसी स्कॉलर को आइडियल नहीं मानते हैं। वो नचनिया, बजनिया, गवनिया को हम लोग अपना आइडियल मान लेते हैं। उसमें से 99% मैट्रिक फेल है, उसमें से किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 99% मैट्रिक फेल है सब। उसमें से अगर कोई बिहार का है कैरेक्टर तो वही पढ़ा लिखा है। बिहार से कोई एक्टर बना है तो वही हायर एजुकेटेड है। जैसे सुशांत सिंह अभी था तो वो IIT इंजीनियर था वो, या जितने भी है सब पढ़े लिखे मिलेंगे। बाकी जो जितने भी पंजाबी मिलेंगे या बाकी जो उधर के मिलेंगे वो सब के सब मराठी, वो सब के सब मैट्रिक फेल है। लेकिन उनका पर्सनालिटी डेवलप है भाई, स्किल है, स्किल किया हुआ है, कैसे बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको वो आता है। अपने आप को बेचने आता है। आज के समय में कौन चलता है जो अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से बेच सके? आज आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हाउ टू सेल, कैसे आप बेचें, यही आपका स्किल है। आप MBA करते हैं, MC पता नहीं क्या क्या करते हैं, काहे के लिए करते हैं? अपने आप को मार्केट में बेचने के लिए। जितने बढ़िया तरीके से आप बेचेंगे उतना ही सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए आजकल रैपर का जमाना है। आपके अंदर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। चेहरे पे स्माइल रखिए, स्किल रखिए बोलने का, नॉलेज कम भी होगा तो भी चलेगा। मार्केट में यही चलता है, MBA में यही सिखाया जाता है। हम MBA के क्लास लेते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, उसमें 99% लोल बच्चा है सब, जो कुछ नहीं किया वो MBA कर लिया है। अब भाई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया है, इंग्लिश मीडियम से आया है, तो क्या जॉब करेगा? बाद में MBA करने के बाद वो SSC का भी तैयारी करेगा लेकिन वो अभी MBA कर लेगा ताकि उसका क्रेज बना रहे समाज में, और उसके आधार पर उसका शादी हो जाए कि हाँ मेरा बेटा MBA किया हुआ। और MBA से पहले ही हमारे यहाँ लोग सेल्समैन का काम करते थे, दुकानदार की तरह। 1991 में ये सब आया ना, MBA, BBA और इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्स है। उससे पहले तो ये सब के बिना ही मार्केट हमारा चलता था और सक्सेस भी था। नेक्स्ट दक्षिण में हम लोग देखते हैं कि साउथ में ऊंचपुरा पाषाण काल के कौन कौन महत्वपूर्ण स्थल थे। यहां तक कोई डाउट? तो ये शुतुरमुर्ग वाला फैक्ट थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये पूछ सकता है अगर किसी एग्जाम में आप लोग जाएंगे। साउथ में जो महत्वपूर्ण ऊंचपुरा पाषाण काल के साइट मिले हैं वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। आंध्र प्रदेश को हम किधर ड्रॉ करें? इधर, 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 कहां पे? आंध्र प्रदेश कहां होगा? यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर
ओडिशा है और इधर तमिलनाडु है। ये सारा एरिया तमिलनाडु है, ये एरिया इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, ये आंध्र प्रदेश। यहां पे एक जगह है कर्नूल, उच्च पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कर्नूल में हमको अग्नि का साक्ष्य मिलता है, यहां पे राख का साक्ष्य, राख। कर्नूल में एक केव है, गुफा है, यहां पे राख का साक्ष्य मिलता है, ऐस। यहीं पर पशुओं को जलाने का भी साक्ष्य मिलता है। यानी इसका मतलब यह है कि लोग अब किसी चीज का शिकार करते थे तो उसको आग में पका करके खाना शुरू कर दिए थे। राख और पशुओं की हड्डी। एक और चीज यहां पे मिलता है, यहीं पर हमको अभी याद है, यहीं पर हमको कर्नूल में नर बलि का साक्ष्य मिलता है, यानी मानव की बलि दी जाने लगी। नर बलि समझते हैं, झारखंड में एक जनजाति है गोंड। हाँ सुने हैं आप लोग, जानते हैं गोंड जनजाति, जो प्रिमेटिव जनजाति है। हाँ प्रिमेटिव जनजाति है। नहीं सबसे ज्यादा संथाली, उसके बाद मुंडा, सबसे ज्यादा संथाली, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। तो जो ये नर बलि की प्रथा, ये गोंड जनजाति में आज भी कहीं कोई गोंड जनजाति कम्युनिटी का कोई एरिया हो तो रात बिरात को अकेले मत जाना तुम लोग, नहीं तो अगर उसके ऊपर देवता चले आए, सिंह बोंगा चले आए गलती से, तो सिंह बोंगा के नाम पे शहीद कर दिए जाओगे। ठीक है, तो बचना है। तो ये नर बलि का एविडेंस आपको यहाँ पे हमको मिलता है भारत में, कर्नूल में। कर्नूल, करनाल नहीं, करनाल हरियाणा में है, कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कर्नूल केव गुफा है, उसी में हमको नर बलि का साक्ष्य मिलता है। एक और चीज यहीं पे मिलता है हमको, यहाँ के जानवरों के दांत, जो तरह तरह के जानवर थे उनके दांत में छेद करके माला बनाया हुआ, चेन। तो पशुओं के दांत में छेद करके चेन बनाया गया या माला का निर्माण शुरू हो गया। अब देखिए मानव कल्चरल प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया, खिलौना बनाने ही लगा, मातृ उद्योगी का माला बनाने ही लगा, चित्रकारी करने ही लगा। तो यहाँ पे कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिस भी शुरू हो गया, नर बलि दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानव का कल्चरल एक्टिविटी अब साउंड हो गया और दिखने लगा। भीमबेटका में एक अनोखी चीज याद आया हमको। भीमबेटका में एक गुफा नंबर 24 है, कई छोटे छोटे गुफा हैं उसमें। तो उसमें गुफा नंबर 24 है, केव नंबर 24। इसमें एक ऑडिटोरियम हॉल मिला है। जैसे ऑडिटोरियम होता है, देखे होंगे आप लोग, जिसको हम लोग सभा कक्ष कहते हैं, हिंदी में इसको सभा कक्ष कहा जाता है, जहां पे लोग समूह में इकट्ठा होकर के किसी विषय पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो ऑडिटोरियम हॉल का साक्ष्य भीमबेटका में मिलता है। यह फैक्ट हम उस समय वहां पे बताना भूल गए थे। तो देखिए मानव अब कितने तरह से, अब ये सभा कक्ष के आने की वजह से समझ सकते हैं कि मानव कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शुरू कर दिया, यानी राजनीतिक गतिविधि अब मानव के द्वारा शुरू की जाने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। यह भीमबेटका से ही मिलता है। भीमबेटका का गुफा नंबर 24, हम लोग नंबर दे दिए हैं इसको। जैसे जब खोजा गया तो 1 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, जैसे अजंता केव में भी है।
अजंता में भी कई छोटे छोटे, अजंता की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में कई छोटे छोटे बड़े गुफा है, तो उसको हम, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य भीमबेटका तो वहीं पे है ना, मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिला के। आप लोग कभी जाइएगा तो जाइएगा वहां पे, देखिएगा कि आज से 6 लाख वर्ष पहले से लेकर के और प्रिमिटिव मानव, प्रागैतिहासिक मानव तक का साक्ष्य आपको वहां पे मिल जाएगा। वहीं पर आपको दीवार पे मिलेगा चित्रकार में, ब्लू और नीला और रेड कलर से मानव का चित्र बनाया हुआ है, ऐसे 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 तीर चला रहा है, ऐसे ही चित्र मिलेगा आपको भीमबेटका में। तो वहां पे हर एक तरह का डेवलपमेंट और चेंज आपको दिखाई देगा। वहां पे चल जाइएगा तो आपको पूरा समझ लीजिए कि मानव कैसे आदि मानव से आधुनिक मानव बना, उसकी कहानी मिल जाएगी देखने को। वो भीमबेटका ऐसा साइट है भारत का जो निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल तक का साक्ष्य देता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्न इनमें से कौन सा निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है, अगर उसमें भीमबेटका है तो जरूर मारिए। मध्य पूरा पाषाण का भी पूछे तो भी भीमबेटका है तो वो भी मारिए। नव पाषाण का पूछे तो उसमें भी मारिए, क्योंकि वो सब जगह पे मौजूद है। ये को तीनों का पूछ, हाँ, क्योंकि वो सबसे फोकल सेंटर था, वहीं से सभ्यता विस्तृत होती चलेगी, फैलती चलेगी। ठीक है, जैसे कोई सेंटर होता है फोकल सेंटर, जैसे कैसे भूकंप आता है तो एक फोकल सेंटर होता है, यहां से भूकंप निकलता है और चारों ओर फैल जाता है, ऐसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से फोकल सेंटर है, यहीं से निकला। तो ये हो गया हम लोग का उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित बातें जो आपको जान लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल, सॉरी।